यह कहानी है उस मफलर मैन की जिसने दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया। रातों रात भ्रष्टाचार के खिलाफ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बन गया। मोबाइल और कंप्यूटर वाली नई जनरेशन को पहली बार जन क्रांति का एहसास करवाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान ने कभी ऐसा इंकलाब नहीं देखा था जिसमें एक दुबले पतले से 47 साल के शख्स ने ना तो जाति का सहारा लिया है और ना ही धर्म का, न ही क्षेत्रवाद को हथियार बनाया, न ही परिवारवाद की बैसाखी पर गिरा। उसने बस जनाक्रोश को दिशा दी, जिन पर यह आरोप भी लगे कि सिस्टम को बदलते बदलते वह खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसे वह कभी खुले मंच से चुनौती दिया करते थे। साल 2010 बहुत से मायनों में महत्वपूर्ण था, इसके साथ ही ऐतिहासिक भी था। लोकपाल बिल और अन्ना हजारे छाए हुए थे। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री के पद पर मनमोहन सिंह आसीन थे। इन्हीं के बीच एक और शख्स था जिसकी चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। साधारण सा दिखने वाला एक चेहरा, घिसी हुई पैंट और साइड से थोड़ी ढीली शर्ट, पैरों में फ्लोटर का चप्पल पहने हुए इस शख्स ने भारत में क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल था। बहुत से जानकार कहते हैं कि अन्ना आंदोलन की नींव इसी साधारण से दिखने वाले शख्स ने रखी थी। भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS का एक अधिकारी, एक एक्टिविस्ट, एक आंदोलनकारी और अंत में एक राजनेता। यह उनकी जिंदगी के ऐसे पड़ाव हैं जिनसे होकर वह राजनीति में आए, फिर हमेशा के लिए सियासत के होकर रह गए। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संघर्षों की पूरी कहानी जानेंगे। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को भिवानी जिले के सिवानी में एक वैश्य परिवार में हुआ है जो हरियाणा में है। बहुत कम लोगों को पता है इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसी कारण इनके माता पिता प्यार से इन्हें किशन बुलाते हैं। इनके पिता गोविंद राम केजरीवाल ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की थी। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। इनकी माताजी गीता देवी एक गृहिणी थी। अरविंद के छोटे भाई मनोज केजरीवाल है जो कि पुणे की IBM में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम रंजना केजरीवाल है जो हरिद्वार में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में कार्यरत हैं। इनके पिता का काम के सिलसिले में कई जगहों पर ट्रांसफर हुआ। इसी के चलते अरविंद ने अपना ज्यादातर बचपन गाजियाबाद, हिसार और सोनीपत जैसी जगहों पर बिताया। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। उनके पिता के ट्रांसफर की वजह से उनकी शिक्षा कई शहरों में हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल से की। इसके बाद वह सोनीपत के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में चले गए। अरविंद के पिता एक इंजीनियर थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा भी इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उनका बेटा उनकी उम्मीदों से बढ़कर निकला। 1985 में 12वीं पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने IIT में एडमिशन पाने के लिए जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही IIT के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 563 से क्लियर कर लिया। उन्हें IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर में एडमिशन मिल गया। 1989 में इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहली ही शानदार नौकरी टाटा स्टील में मिली, जो सभी इंजीनियरों की सपनों की कंपनी होती है। अरविंद केजरीवाल ने 3 सालों तक जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मन वहां नहीं लगा। टाटा स्टील का एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था। अरविंद टाटा स्टील के अथॉरिटी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि मुझे इंजीनियरिंग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दीजिए। टाटा स्टील की अथॉरिटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपको इंजीनियर के रूप में चुना गया है, इसलिए आपको वही काम करना पड़ेगा। 1992 में UPSC की तैयारी के लिए अरविंद ने टाटा स्टील से रिजाइन कर दिया। वह कुछ समय के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता में वह मदर टेरेसा से मिले। फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी और रामकृष्ण मिशन के लिए वॉलंटियर के रूप में भी काम किया। अरविंद ने अपनी पहली जॉब छोड़ने के बाद UPSC की जबरदस्त तैयारी की। 1995 में अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने UPSC क्रैक किया और अरविंद केजरीवाल IRS यानी रेवेन्यू अधिकारी बन गए।
अरविंद को IRS बनने के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला। कोई और होता तो वह यहीं पर सेटल हो जाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए तो बस यह एक शुरुआत थी और उनका मन यहाँ पर भी नहीं लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भोपाल में एक प्रशिक्षण प्रोग्राम था। इसमें अरविंद को उनकी लाइफ पार्टनर सुनीता मिल गई, जो खुद भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थी। अरविंद ने फोन पर अपनी मम्मी को बताया कि उन्होंने एक लड़की पसंद की है, अगर आपकी रजामंदी हो तो वो उससे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद अरविंद के माता पिता सुनीता से एक होटल में मिले। उन्होंने सुनीता से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? जिसके जवाब में सुनीता ने कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। फिर केजरीवाल को उनके माता पिता से शादी की परमिशन मिल गई। अरविंद केजरीवाल की नवंबर 1994 में सुनीता से शादी हो गई। इनके एक बेटी हर्षिता केजरीवाल और एक बेटा पुलकित केजरीवाल हैं। 2001 में अरविंद ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2 साल की छुट्टी ली। फिर वह राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI पर काम करने में जुट गए। उन्होंने अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन नाम का एक NGO बनाया, जहां से उन्होंने बदलाव लाने की शुरुआत की। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वह लोगों की मदद करने लगे। 2 साल बाद अरविंद ने नौकरी छोड़कर खुद को पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। अरविंद दिन रात सामाजिक कार्य में लगे रहते थे। इसके बाद भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, जिसके कारण 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। बार उनके काम को पहचान मिली। अरविंद ने मैग्सेसे अवार्ड में मिली पूरी रकम को दान कर दिया। अरविंद इतने से संतुष्ट नहीं थे। वह सरकारी विभागों में और मंत्रालयों में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के कार्य में जुट गए। 2010 तक अरविंद का जन लोकपाल कानून के लिए आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। न ही उनकी मुलाकात अन्ना हजारे से हुई थी। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू किया। तब अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे के साथ जुड़ गए। लेकिन जब सरकार ने वादा करने के बाद भी जन लोकपाल कानून लागू नहीं किया, तब अन्ना हजारे टीम 2 टुकड़ों में बंट गई। अन्ना हजारे का मानना था कि राजनीति कीचड़ है, हम जैसे लोगों को इस कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का मानना था, इस कीचड़ को साफ करने के लिए इस कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा। इसी सोच के साथ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने 70 में से 28 सीटें जीती। फिर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही प्रयास में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 49 दिनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, जिसमें वो हार गए, लेकिन वह नेशनल लीडर के तौर पर अपनी छवि बनाने में सफल हुए। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। अब की बार 70 में से 67 सीट जीतकर केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वह किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा में रहते रहे। उनके कई साथी उनको छोड़कर चले गए। उन पर तानाशाह होने का आरोप भी लगा। दिल्ली के राज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ उनके टकराव सामने आए, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे। दिल्ली में उन्होंने फ्री बिजली, पानी और महिलाओं को बस की सुविधा दे दी। सरकारी स्कूलों को उन्होंने अच्छा बनाया। दिल्ली में जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाए गए। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की फिर से जीत हुई। इस तरह वे लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल के एम्बिशन और उनकी लीडरशिप को देखकर ऐसा लगता है कि वह नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के कड़े दावेदार बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें उनकी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड व गोवा में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 117 सीटों में से 92 सीटें अपने नाम की। अरविंद ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सरदार भगवंत मान का चेहरा रखकर चुनाव लड़ा, जहां पर उन्होंने अपनी एक दमदार छवि बनाई। इस तरह वह क्षेत्रीय पार्टियों की श्रेणी में उभर कर सामने आए।
जिनकी 2 राज्यों में सरकारी सरकारें हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी के समय में सबसे ईमानदार नेता के रूप में जाना जाता है। इनके ईमानदारी के चर्चे पूरे भारत में मशहूर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रतिमाह 3,90,000 रुपए मिलते हैं। वहीं की कुल नेटवर्क 4 करोड़ रुपए के लगभग है, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पद निवृत्त होने में मिली संपत्ति भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल अभी 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे भारत में ईमानदारी की क्रांति लाने की कामना करते हैं। क्या आप भी अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहते हैं? तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।